प्रिय विद्यार्थियों, सभी का नमस्कार और सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लास में। यह क्लास अपनी बीएससी तृतीय वर्ष अकार्बनिक रसायन की है। इसमें हमने अब तक लगभग तीसरी यूनिट कंप्लीट होने वाली है। 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री हमारा टॉपिक चल रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 3 में। और उसके लिए आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है होमोजेनस हाइड्रोजिनेशन, समांगी हाइड्रोजनीकरण। तो विद्यार्थियों, आप लगातार पढ़ रहे होंगे, अपना समय पूरा पढ़ाई पे दे रहे होंगे और पीडीएफ की सहायता से नोट्स भी बना रहे होंगे, असाइनमेंट भी लिख रहे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अपना समय पढ़ाई पे दें, समय का बिल्कुल सदुपयोग करें। हमारे लिए आज का ये टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में भी इसको काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये समांगी हाइड्रोजनीकरण क्या है। अब इसमें तो देखो, समांगी वर्ड है, एक हाइड्रोजनीकरण वर्ड है। अब ये हाइड्रोजनीकरण वर्ड का तो हम सीधा जानते हैं कि हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण है। जैसे हम लोग समझते हैं कि कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब उनका हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होते हैं और ये किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एथीन के हाइड्रोजनीकरण के लिए निकल, कॉपर, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस होती है। एथीन के हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन, इसके लिए कौन कौन से कैटलिस्ट चाहिए? इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए हमारे को निकल, कॉपर, पैलेडियम। निकल, कॉपर, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये कैटलिस्ट हमें चाहिए। जब किसका हम करेंगे? ओलिफिन, ओलिफिन मतलब एथीन। तो एथीन का फॉर्मूला हमारे को पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये H2, ये हाइड्रोजनेशन है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इनमें से कोई कैटलिस्ट ले लीजिए आप। सपोज करो आपने निकल लिया, ट्रांजिशन मेटल का निकल कैटलिस्ट लिया। ट्रांजिशन मेटल ये नहीं, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के रूप में यूज भी होती है, ये हमें पता भी है। तो ट्रांजिशन मेटल का निकल यदि यहाँ लिया तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन अर्थात एथेन में बदल जाती है। यह जो रिएक्शन है वो हाई प्रेशर की होती है, ये ध्यान रखें। हाई प्रेशर पर दाब है वो ज्यादा चाहिए इसके लिए। हाइड्रोजनेशन की क्रिया के लिए सबसे पहला प्रभावी समांगी उत्प्रेरक जो खोजा गया वह विल्किंसन उत्प्रेरक है। ये जो होमोजेनस हाइड्रोजनेशन के लिए जो होमोजेनस कैटलिस्ट खोजा ना भाई, ये बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन होता नहीं है। तो कैटलिस्ट के लिए हमें होमोजेनस कैटलिस्ट जरूरत पड़ा। तो होमोजेनस कैटलिस्ट फर्स्ट विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट याद रखें, पहला जो समांगी उत्प्रेरक था उसको खोजा गया था, विल्किंसन कैटलिस्ट उसका नाम था। और विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है? एक रोडियम का संकुल है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ रोडियम, रोडियम का एक संकुल है विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर इसकी ये है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट की संरचना क्या होती है। स्ट्रक्चर में पता है रोडियम क्या है, तो सेंट्रल मेटल ये रोडियम है। अब इसके चारों ओर क्या है? ट्राइफेनाइल फॉस्फीन P और ये PH3, P और ये PH3 और
एक और है P और ये PH3 और ये इधर आ गया Cl। ये संरचना है इसकी, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या है? विल्किंसन उत्प्रेरक। मैं हिंदी में लिख देता हूं, विल्किंसन उत्प्रेरक, विल्किंसन कैटलिस्ट। अब इसका नाम हम देना चाहें तो नाम है इसका क्लोरोट्रिस। क्लोरोट्रिस, ये स्पेशल बीच में ध्यान रखिएगा। इसके बाद ट्राइफेनल फॉस्फीन, रोडियम, फर्स्ट। ये इसका नाम है। नाम भी कई बार पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। आज तो हम डिस्कशन इसके बारे में कर रहे हैं, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। होमोजेनस हाइड्रोजन के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी। फर्स्ट होमोजेनस कैटलिस्ट था ना, उसका नाम था विल्किंसन। क्योंकि वैसे तो निकल की प्रेजेंस में हो सकता है, लेकिन प्रेशर में बहुत ज्यादा चाहिए। तो पहला यदि हमें होमोजेनस जो कैटलिस्ट है वो मिला था विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि रोडियम का ही संकुल था। रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स था, जो कि ये रहा रोडियम का कॉम्प्लेक्स। तो ये रोडियम के कॉम्प्लेक्स में तीन तरफ तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन है और एक क्लोराइड है। तो नाम इसका हो गया क्लोरोट्रिस। तीन है ना, इसलिए ट्रिस। नाम क्या है? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। रोडियम है और इसका एक क्लोराइड, क्योंकि इनकी जीरो है तो इसकी एक ऐसे हो सकता है। अब ऑक्सीजन रैंक हो गया तो इसका फर्स्ट हो गया। तो ये इसका नेम है आईपीएसी। आईपीएसी नाम भी कई बार पूछते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट का आईपीएसी नाम क्या होता है। तो आप लिख दीजिएगा क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट। विल्किंसन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सामान्य ताप पर हो जाती है। बहुत बढ़िया, यही तो बात थी। यदि यहां पर हम विल्किंसन कैटलिस्ट यूज कर लें, विल्किंसन कैटलिस्ट हम यूज कर लें, PPH3 और थ्राइस RH और ये Cl, इसको यदि हम यूज कर लें तो ये निकल और ये हाई प्रेशर नहीं चाहिए हमें। जनरल टेम्परेचर और जनरल प्रेशर, इस पर ही रिएक्शन संपन्न हो जाती है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत बढ़िया यूज है विल्किंसन कैटलिस्ट का। अर्थात जो हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो रही, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता इतना प्रेशर देना, तो निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन हो तो रहा था, एल्कीन से एल्केन बन रहा था, एथीन से एथेन बन रहा था, परंतु उसके लिए प्रेशर ज्यादा चाहिए था। यहाँ पर यदि हम विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं तो सामान्य ताप और सामान्य ताप पर यह हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए जा सकते हैं। तो विल्किंसन कैटलिस्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर एज ए कैटलिस्ट। इस संकुल में धातु +1 ऑक्सीजन अवस्था में है, अतः इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन की अभिक्रिया संभव है। इसमें एक या दो अतिरिक्त लिगेंड और जुड़कर 5 या 6 समन्वित संकुल बन सकते हैं। इसी प्रकार अनेकों संक्रमण धातुओं के संकुल आयन ज्ञात है, जैसे रूथेनियम +3, रूथेनियम +2, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +1, इरिडियम +1, पैलेडियम +2, पैलेटिनम +2, कॉपर +1, Ag+, इन सब के संकुल ये सभी हाइड्रोजन क्रिया में समांगी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। रोडियम के 2 संकुल हाइड्रोजनीकरण में यूज होते हैं, उनके लिए भिन्न भिन्न क्रिया विधियां प्रस्तावित की गई है। एक में हाइड्रोइडो संकुल, दूसरी विधि में मोनोहाइड्रोइडो संकुल काम में आता है। पहले बात करेंगे हम हाइड्रोइडो संकुल। 2 संकुल है इसमें, एक तो हाइड्रोइडो और एक मोनोहाइड्रोइडो।
डाईहाइड्रोइडो, डाईहाइड्रोइडो, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है RH2Cl, RH2Cl, और ये लीजिए P और ये PH3 की होल ट्वाइस। यहाँ पर क्या ले लिया इसने, H2 ले लिया, और एक है मोनो, मोनो के अंदर H2 जो दो है ना, ये एक हो जाएगा, मोनो के लिए हो जाएगा RHCO, PH3 और थ्राइस, ये मोनोहाइड्रोइडो। अब बात करेंगे डाईहाइड्रोइडो की संकुल क्रियाविधि। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ डाईहाइड्रोइडो। इस क्रियाविधि में उत्प्रेरक फर्स्ट एक हाइड्रोजन अणु से मिलकर एक डाईहाइड्रोइडो संकुल बनाता है। अब लीजिए किस प्रकार से बनाता है। जो विल्किंसन कैटलिस्ट था उसके बारे में हमें पता है, RH, उसके साथ में Cl था और 3 थे इसके साथ PPH3 के अणु, यही था। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस है, ऑक्सीकरण अवस्था 1 थी। ठीक है, अब इसका हाइड्रोजनेशन करें। सबसे पहले इसके साथ हाइड्रोजनीकरण, तो H2 अणु इसके साथ जुड़े, H2 हाइड्रोजनेशन, तो क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोइडो बन जाएगा ये इस प्रकार से RH। अब ये जो +1 थी ना ऑक्सीकरण अवस्था, ये 3 हो गया, 3 में चेंज हो गया, और Cl H2 और ये PH3 होल ट्वाइस, ये बन गया भाई। ये डाईहाइड्रोइडो इसलिए बोलते हैं इसको, इसीलिए इसका नाम डाईहाइड्रोइडो है। ये डाईहाइड्रोइडो कॉम्प्लेक्स बन गया। यह क्रिया ऑक्सीडेटिव एडिशन क्रिया कहलाती है। ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्रिया कहलाती है, जिसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि RH जो है ना, ये +1 से कन्वर्ट होकर के RH जो है वो +3 में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म में आगे चलते हैं। ठीक है, बेटा हाइड्रो कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये कैटलिस्ट है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, क्योंकि एक RH के 4 तरफ PH3 3 है और एक Cl है 4।
यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना ये बढ़ गया भाई, डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना इसका कितना हो गया देख लीजिए आपके सामने, 2 और 2 4 और लेके 5 हो गया। पांच हो गया, ये लिखिए भाई। PH3 किसके साथ है, रोडियम के साथ है, रोडियम, ये H आ गया और ये एक H आ गया, ये इसमें आ गया Cl और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है PH3, P और ये PH3, ठीक है। मान लेते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब इसके साथ ओलेफिन आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखिए मैंने आपको यही तो बताया था कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 भी हो सकते हैं, 5 या 6 समन्वय संकुल बना सकता है। तो रोडियम 6 बनाएगा तो इसकी एक खाली है, एक साइड इसकी अभी वेकेंट है, वो साइड वेकेंट है तो वहां से ये इसके साथ जुड़ सकता है और ये बन जाएगा हमारा RH, ये H, ये Cl और ये इधर तो PPH3 है, ये P, ये यहाँ पे X था, ये जो साइड खाली थी ये यहाँ बन गया हमारे पास, ये आकर के जुड़ गया, ध्यान रखें। तो ये थर्ड के बाद ये 4 हो गया। अब इससे आगे क्या बने, इससे आगे ये बने PPH3 RH और ये P और ये PH3, ये H है, ओके, ये Cl है, ओके, ठीक है। एक H इसके साथ जुड़ जाए और बन जाए ये CH2 CH3, ये नंबर 4, 5th हो गया, 4th ऊपर आ गया, 5th हो गया। और आगे चलें, और आगे चलें तो क्या हो सकता है, इसमें से CH3 वापस इसमें से यहां से रिमूव हो जाए, बॉन्ड टूट जाए, बॉन्ड टूट जाए तो ये H इधर चला जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिंपल एक ऐसा PPH3 PH3, ये RH Cl, ये मिला भाई। ये सारे थर्ड में हैं, ये सब थर्ड में है, ये वापिस 1 में आ गया, ये भी थर्ड में है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ये लीजिए H2। तो इस प्रकार से हमारे को यहाँ पर एल्केन प्राप्त हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोइडो संकुल सेकेंड एक PPH3 को त्याग करके नया हाइड्रोइडो संकुल थर्ड बनाता है। बिल्कुल, वापस में थोड़ा करेक्शन करना चाहूँ, ये 3 है, सॉरी ये 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। ये जब यहां से यहां आता है तो -1 PPH3 इसमें से निकल जाता है, तब ये स्टेज बनती है। संकुल में 3, संकुल थर्ड जो है इसमें एथेन के एक अणु मिलकर के पाई संकुल 4 बनाता है। 4 नंबर है, ये पाई कॉम्प्लेक्स है,
यह 4 संकुल पूरे समन्वय संख्या 5 वाला एक सिग्मा संकुल 5 बनाता है, जिसमें धातु से एक हाइड्रोइडो लिगेंड हटकर एल्कीन के बीटा कार्बन पर जुड़ जाता है। अंत में एक कॉम्प्लेक्स 5 से एथेन का अणु अलग से विलोपित एलिमिनेट होता है तथा अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। यह अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन के एक अणु से संयुक्त होकर के पुनः डाइहाइड्रोइडो संकुल बना लेता है। तो इस प्रकार ये जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन कहलाती है, जिसमें RS+3 से RS+1 में रिडक्शन होता है। ठीक है, ये डाइहाइड्रोइडो की बात थी। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मोनोहाइड्रोइडो की। थैंक यू सो मच। कोरोना से बचें, खुद भी बचें, परिवार वालों को बचाएं और सबको बचाएं। एडवाइजरी का पालन करें और एडवाइजरी के पालन के साथ साथ पढ़ाई भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।